नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल राग क्लासेस में। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 6 चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की। और ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी, जिस तरह इस चैप्टर का नाम है ना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, हम वैसे ही बात भी कर रहे थे। यानी किस तरह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की हमें आवश्यकता है, उसका क्या काम है, उसके काम करने का क्या तरीका है, और उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लास्ट जो टॉपिक था ना हमारा, वो था कि यूएनओ क्या है। वो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। तो अब ऐसे में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें लीग ऑफ नेशन को हटाना पड़ा और उसका उत्तराधिकारी यूएनओ को बनाना पड़ा। तो देखो, जो लीग ऑफ नेशन था ना, इसका गठन इसलिए हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी जो पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था, उसमें विश्व में बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। अब विश्व युद्ध हो रहा है और तबाही मचेगी, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, मचेगी ही। अब ऐसे में क्या हुआ कि हमें आवश्यकता महसूस हुई कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो हमारे अंदर क्या करे, शांति स्थापित करने में मदद करे, विवादों को सुलझाने में मदद करे। तो हमने लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी। लेकिन क्या हुआ कि ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, इसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिस कारण आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया। अब क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा तबाही मची। तो अब लोगों को महसूस हुआ कि हमने जो कमियां की है लीग ऑफ नेशन में, अब हमें उसे सुधारना चाहिए कि अब थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो जाए। और विश्व को इससे बचाने के लिए हमें क्या किया करना पड़ा, यूएनओ का गठन करना पड़ा। तो अब हम बात करेंगे, आप देखो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने लास्ट टॉपिक पे यही बात की थी कि क्या है कि जो दूसरे विश्व युद्ध है ना, इससे पहले से भी ज़्यादा तबाही मचाई थी। अब ऐसे में क्या हुआ, हमें महसूस हुआ कि हमें इसे और भी मजबूत बनाना चाहिए। तो हमने यूएनओ को इसका उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पर ख़त्म हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा और यहाँ के कुछ पॉइंट से आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा लीग ऑफ नेशन से यूएनओ का सफ़र। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की संरचना व कार्य। देखो, जो सुरक्षा परिषद है ना, उसके 5 अस्थायी सदस्य, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। यानी जब से हमने पढ़ाई स्टार्ट की है पॉलिटिकल साइंस की, फर्स्ट चैप्टर से ही ये टॉपिक आ रहा है कि कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं, 5 है। तो आपको ये यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 5 प्लीज मत लिखना, क्योंकि 5 जो है वो अस्थायी सदस्य है, लेकिन कुल सदस्य की हम बात करें तो वो 15 है। अब हम इसे देखो, अब हम स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, कुल जो सदस्य है ना सुरक्षा परिषद में, वो 15 है, जिसमें से अस्थाई है 5, जो मैंने आपको बहुत बार बताया। और अब अस्थाई की बात करेंगे, वो है 10। अब अस्थाई मतलब क्या होता है, जो टेम्प्रोरी हो, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन ये जो 5 देश है वो परमानेंट है, मतलब जब से यूएनओ बना तब से ये 5 स्थायी सदस्य है और आगे भी रहेंगे। अब इन देशों में हम पहले देखते हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया और आपको इसे मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह दिए जाएंगे कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में इनमें से कौन नहीं है। क्वेश्चन ये रहेगा और ऑप्शन में इन सब देश रहेंगे और एक क्या होगा, अलग देश आपको दे दिया जाएगा। तो आपको ये याद रहेगा कि अस्थायी सदस्य कितने, तभी तो आप बताओगे कि वो अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बता दिया। और आपको यहाँ पे क्या करना है, गलती नहीं करना है। और कुल सदस्य 15 है, अस्थायी 5 है और अस्थायी 10 है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके जो 10 अस्थायी सदस्य मतलब टेम्प्रोरी सदस्य है, ये किस तरह चुने जाते हैं। तो ये जो चुने जाते हैं ना, वो आम चुनाव की तरह चुने जाते हैं। जैसे कोई भी नेता या प्रतिनिधि चुनाव की तरह चुने जाते हैं ना, वैसे ही इसके सदस्य भी चुने जाते हैं। और प्रत्येक सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यानी जो इनका कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो 2 वर्षों का होता है, 5 वर्ष नहीं लिख देना। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसके कार्य का है। ठीक है, कि क्या कार्य करती है यूएनओ। तो इसका जो पहला कार्य है जिसके लिए इसका हमने गठन किया था, वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसलिए तो हमने इसका गठन किया था कि ये क्या करे, पूरे विश्व में शांति को स्थापित करे और पूरे विश्व की सुरक्षा का कार्य करे, ताकि अब आगे हम वर्ल्ड वार से बचे रहें। और देशों के बीच शांति स्थापित करना। और इनका यह भी काम है कि वो क्या करे, जो देश है अगर उनके बीच कोई विवाद भी है ना, तो वो विवाद को सुलझाकर उनके बीच शांति स्थापित करे। फिर अनिवार्य निर्णय को घोषित करना।
करना, मतलब जो भी अनिवार्य निर्णय होता है ना, वो घोषित करने का काम ये करती है यूएनओ। क्यों? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इससे मतलब हम लोग कोई भी इसकी कार्य को यानी इसके निर्णय को मना नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करती है, जो भी इम्पोर्टेंट फैसला होता है ना, वो यूएनओ देती है और हमें इसे मानना ही पड़ता है। अब देखो, शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करती है और जो भी, जैसे इसका काम क्या है कि विश्व में शांति बनाए रखना। अब ऐसे में कोई भी देश क्या करेगा, शांति भंग करना चाहेगा तो वो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। तो ये हो गया यूएनओ का कार्य। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बहुत ईजी है, क्या करना है, जिसके लिए हमने इसका गठन किया था, शांति सुरक्षा बनाए रखना, विवादों को सुलझाना और जो भी शांति भंग करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेना। दैट्स इट। अब देखो यूएनओ में सुधार की आवश्यकता। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतना अच्छा है, जब थर्ड वार होने से भी बचा लिया वर्ल्ड वार, तो अब इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है। तो आप देखो, इसके जो बनावट है ना, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। देखो, इसका जब गठन हुआ था ना, तो ये कब हुआ था, उस वक्त 1945 में वर्ल्ड वार का माहौल था। उस वक्त हम इसका गठन किए थे, तो हम इसमें वैसी चीज़ों को शामिल किए थे जो उस समय के माहौल के अनुसार अनुकूलित थी। ठीक है, उसके माहौल के अनुसार अनुकूल थी। अब जो माहौल है वो तो चेंज हो गया, अब कोई वर्ल्ड वार थोड़ी हो रहा है, लेकिन जो इसके काम करने का तरीका है ना, वो अभी भी पहले की तरह है। तो अब आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, अब इसमें क्या है, सुधार लाने की आवश्यकता है। तो इसलिए क्या है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हम पढ़ेंगे। देखो, बनावट व प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। इसकी जो बनावट है, आप देखो इतनी बड़ी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन इसके सदस्य कितने हैं, मात्र 15। उसमें से भी जो अस्थायी है वो मात्र 5 है, बाकी 10 तो टेम्पोररी है, आते जाते रहते हैं। तो ये बात है। और इसकी प्रक्रिया, इसका जो प्रोसेस हो जाता है ना काम करने का, वो बहुत लंबा हो जाता है। वैसे ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो जरूरी भी है, इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन फिर भी जो इसका प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और हमें इसकी सुधार की आवश्यकता है। अब देखो, संगठन के न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को बढ़ाना और जो भी न्याय के लिए कोई भी मुद्दा है उसको बढ़ावा देने का काम इसका है। इसके आकार में परिवर्तन की आवश्यकता, मैंने अभी आपको बताया कि इसके जो सदस्य है ना, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर वीटो सदस्य बढ़ाने की ज़रूरत। देखो, जो वीटो सदस्य है ना, वो स्टार्टिंग से यानी 1945 से अभी तक वो क्या है कि वही फिक्स है, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि और सदस्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें क्या करना चाहिए, और देशों को शामिल करना चाहिए, नए देशों को इसमें शामिल करना चाहिए, वही है। इसकी कार्यशैली में बदलाव की ज़रूरत है। मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो काम करने का तरीका है उसमें क्या करना चाहिए, हमें बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। अब देखो 1991 में आए बदलाव। अब क्या हुआ था कि 1991 के बाद कुछ बदलाव आए हैं विश्व में। हम जानते हैं, पहला तो हम पढ़े थे क्या कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बची, चीन विकास किया। हमने क्या पढ़ा था कि 1950 तक यानी 1950 तक चीन की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी आज है। तो अब क्या है कि चीन भी विकास कर गया है, यूएनओ में सोवियत संघ क्या है, इसका भी विघटन हो गया, विश्व में एकमात्र महाशक्ति बची है। एशिया की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, हम लोग क्या है एशिया में ही आते हैं, तो इसकी अर्थव्यवस्था में भी कुछ सुधार आए हैं। फिर नए देश यूएनओ में शामिल हुए। अब जो नए देश है वो यूएनओ में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हुए और नई समस्या आई। आपने पढ़ा है पहले कि सारी जो समस्या थी ना वो बहुत अलग थी, जैसे विश्व युद्ध होता था, शीत युद्ध होता था, ये सब। लेकिन अब आप क्या करो कि आज का सिचुएशन देखो, आज क्या है, आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, अभी देखो नए नए डिजीज जो आ रहे हैं, कोरोना वायरस, हंटा वायरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ऐसी जो नई समस्या है इसका निपटारा इसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो काम करने का तरीका है, इसके जो मुद्दे हैं, इसकी जो समस्या है वो अभी भी पहले की तरह काम करती है, लेकिन अब का सिचुएशन तो अलग हो गया है। अब उसको आतंकवाद के खिलाफ कुछ सोचना चाहिए, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो हमारा जो
जलवायु है ना वो बहुत पॉल्यूटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण आ गया है। तो ये सब करने की भी इसको ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं 1992 में यूएनओ की मुख्य शिकायतें। अब 1991 में जो नई समस्या आई तो लोगों में क्या हुआ, इसके खिलाफ शिकायतें भी आई। तो आप देखो इसमें जो मुख्य शिकायतें थी वो क्या थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है। मतलब क्या करता है, वो राजनीतिक नज़रिए से कोई भी जो मुद्दा है उसको नहीं देखता है। ये इसके यहाँ शिकायत आई थी। दूसरा है कि इसके फैसले पर पश्चिम देशों के हितों की छाप दिखती है। मतलब ये जो भी फैसला करता है ना उसका फैसला किसकी तरफ होता है, तो पश्चिम देश यानी अमेरिका की तरफ इसका झुकाव होता है। अब सुरक्षा परिषद में बराबर प्रतिनिधि नहीं है, और जो सुरक्षा परिषद है ना इसमें बराबर प्रतिनिधि भी नहीं है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि 5 अस्थायी सदस्य है, 10 अस्थायी सदस्य है, जो बस 2 साल में ही क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसको क्या है, हम इससे बराबर प्रतिनिधित्व तो नहीं कह सकते हैं। तो यही सब बात है। और अब देखो जो इसमें क्या करते हैं, पश्चिम देशों की छाप दिखती है। आपने देखा क्या कि जो अमेरिकी डॉलर है इसे क्या किया गया कि पूरे विश्व भर में इसे मान्यता दे दी गई। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि जो भी फैसला आता है ना वो अमेरिका या उस तरफ के देशों के हित में चला जाता है। तो ये शिकायतें यूएनओ के पास गई थी। अब हम देखेंगे कि भारत को यूएनओ का स्थायी सदस्य क्यों बनाना चाहिए। क्यों हमें बनाना चाहिए भारत को यूएनओ का अस्थायी सदस्य, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि देखो भारत कोई ऐसा देश नहीं है, भारत बहुत पावरफुल देश है और पूरे विश्व में उसका कहीं ना कहीं एक अपना स्टेटस है। तो देखो ये जो है वो यूएनओ में क्यों शामिल नहीं हो सकता, ये मुद्दा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो देखो इसकी जो हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है विशेषता है और इसे शामिल करना चाहिए। देखो बड़ी आर्थिक ताकत है, भारत क्या है, बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है भारत की, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो इतना बड़ा है और जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वो 7वें स्थान पे आता है। तो फिर भी आप देख सकते हो कि बहुत विशाल है। अगर हम किसी भी उसको नज़रिए से देखें तो बड़ी आर्थिक ताकत है, बड़ी सैन्य ताकत है, बहुत बड़ी आबादी है। फिर यूएनओ का जो बजट जाता है ना उसमें योगदान भी देता है, भारत समय समय पर दे रहा है। लोकतंत्र व मानवाधिकार को सम्मान करता है। हम क्या करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, मानवाधिकार का सम्मान करते हैं। भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी क्या है, विश्व में विविधता है में भारत क्या है, बहुत अपना जगह है भारत का। हमारी जो भूगोल है, ठीक है, भौगोलिक स्थिति है हमारे यहाँ की, इतनी विविधता के बाद हमारे पास एकता है। बहुत सारे देशों को क्या है, हमने क्या किया है, एक उदाहरण पेश किया है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें यूएनओ में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ये बात क्या है कि मुद्दा आया है और इसे क्या किया है कि यूएनओ को मानना चाहिए। और ये जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हो कि सच में हमारे पास योग्यता है यूएनओ में शामिल होने की। तो फिर क्यों नहीं शामिल हो रहा है, ये बात है। तो ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और हमें उम्मीद है कि इन फ्यूचर में क्या हो सकता है कि ये शामिल हो भी जाए यूएनओ में, क्योंकि हमारे पास योग्यता है। आप देखो 2006 तक वीटो का इस्तेमाल, हमने आपको बताया कि वीटो पावर ऐसा पावर होता है ना जिसमें क्या जो लगाकर कोई भी जो हमने अभी आपको बताया था कि यूएनओ क्या करती है, एक निर्णय घोषित करती है और सभी को उसको मानना पड़ता है। लेकिन ये जो वीटो वाले देश है ना, अगर वो उसके कोई भी निर्णय पर अपना वीटो लगा दे तो वो वहीं पर रुक जाएगा। तो इसका जो इस्तेमाल है वो किस देशों ने कितनी बार किया, आप देखो तो आपको नजर आएगा कि सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करने वाला जो देश है वो है रूस, जिसने 122 यानी 122 बार इसका यूज़ कर लिया है। और सबसे कम बार करने वाला जो है वो है चीन, जो कि 4 बार किया। और आपको पता होना चाहिए कि जो चीन है ना वो लास्ट टाइम जो वीटो लगाया था वो इसी पर लगाया था कि भारत को यूएनओ में शामिल होना था। ठीक है, बाकी सभी देशों ने इसकी अनुमति दे दी, यानी फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, रूस सभी ने। और चीन यहाँ पे क्या किया, अपना वीटो लगा दिया, जिस कारण हम इसके सदस्य नहीं बन पाए हैं। तो यही कारण है कि जो चीन है ना वो क्या कर रहा है, हमसे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि प्रतिद्वंदिता निभा रहा है। हमने लास्ट चैप्टर में भी आपको इस बारे में बताया था। तो आपने देखा कि चीन सबसे कम बार वीटो लगाया है और रूस सबसे ज़्यादा लगाया है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जो संख्या है आप देख सकते हो, सब देशों ने बहुत बार इसका यूज़ किया है। इस तरह फ्रांस ने 18 बार, ब्रिटेन ने 32 बार, चीन ने 4 बार और
जो यूएस से उसने 82 बार इसका यूज़ किया है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि बाकी देशों का आएगा, सबसे कम या सबसे ज़्यादा का एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ये अच्छे से याद रखना है। और थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आप चैनल सब्सक्राइब करते जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और घर पे ही रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।